हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 यानी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आपके ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स आगे आएंगे जो कि इसी पर बेस्ड होने वाले हैं। काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, थ्योरी हैं जो आपके जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पर डिपेंड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो जियोमॉर्फिक का मतलब सबसे पहले हम समझेंगे, जियोमॉर्फिक वर्ड इज़ रिलेटेड टू आवर अर्थ से। मतलब जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और मॉर्फिक का मतलब अगर देखोगे तो उसका मतलब होता है आकार या आकृति। अब यहाँ पर ऐसे प्रोसेसेस जो रिलेटेड हैं पृथ्वी के आकार, पृथ्वी के ऊपर जो लिथोस्फीयर है, क्रस्ट है, उसमें अगर वो चेंज करते हैं, जैसे किसी नई चीज़ का निर्माण करते हैं या किसी नई चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे आपको पता है कि पर्वतों का निर्माण हुआ था, माउंटेन्स का निर्माण हुआ था। तो माउंटेन्स का निर्माण हो रहा है तो भी वो किसके अंतर्गत आएगा? वो भी आएगा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में। अगर किसी भी माउंटेन का इरोजन हो रहा है, डेनुडेशन हो रहा है, मतलब अगर हम उसका अपरदन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी किस में आ जाएगा? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में आ जाएगा। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो हैं वो दो टाइप के बताए गए हैं। एक तो होते हैं एंडोजेनेटिक और एक होते हैं एक्सोजेनेटिक। अब देखो, एंडो का मतलब होता है जो अंदर, पृथ्वी के अंदर से लगते हैं, और एक्सो का मतलब होता है बाहर। एक्सो मतलब एग्जिट, ठीक है। तो एक्सो का मतलब क्या हो जाएगा? बाहर, जो बाहर से लगते हैं। तो इतनी बात तो बेसिक आप समझ ही लो। एंडोजेनेटिक का मतलब है जो पृथ्वी के अंदर से लगे, और एक्सोजेनेटिक का मतलब है जो पृथ्वी के बाहर से लगें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो अब इन्हीं दो फोर्स मेनली हमारे हैं, एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक। अब एंडोजेनेटिक में को हम डिवाइड करेंगे, तो अंदर की तरफ से जो फोर्स लगेगा, यानी अंदर की तरफ से जो मूवमेंट होगा, वो दो तरीके का हो सकता है, स्लो मूवमेंट और सडन मूवमेंट, ठीक है। स्लो मूवमेंट को हम डायास्ट्रोफिज्म भी कहते हैं, ठीक है। डायास्ट्रोफिज्म भी इसको कहते हैं, स्लो मूवमेंट को। और एक होता है हमारा सडन मूवमेंट। अब देखो, सडन मूवमेंट में तो आपको पता ही है कि हमारा वॉल्केनो है, जिनका कुछ अता पता नहीं रहता, कभी भी आ सकता है। और एक है अर्थक्वेक। ये क्या होते हैं? सडन, मतलब भूकंप है, ज्वालामुखी, ये सडन मूवमेंट होते हैं। इनका कुछ पता नहीं रहता कब आ जाएं, ये हमारे हाथ में नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए सडन मूवमेंट। और अगला है हमारा स्लो मूवमेंट, जिसको हम डायास्ट्रोफिज्म भी कहते हैं। ये स्लो मूवमेंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। मतलब स्लो मतलब बहुत टाइम लगता है, हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। बहुत स्लो मूवमेंट होते हैं ये। तो इस पे ये भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजेंटल, ठीक है। वर्टिकल को हम एपिरोजेनिक भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। एपिरोजेनिक और हॉरिजेंटल को हम ओरोजेनिक भी कहते हैं। अब एपिरोजेनिक का मतलब क्या होता है? एपिरोजेनिक का मतलब है कि ये कॉन्टिनेंट को बिल्ड करते हैं, कॉन्टिनेंट का निर्माण करते हैं। एपिरोजेनेटिक जो फोर्सेज होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? कॉन्टिनेंट का निर्माण करते हैं। और आपके जो हॉरिजेंटल यानी ओरोजेनिक फोर्सेज होते हैं, वो आपके माउंटेन का निर्माण करते हैं। अभी हम समझेंगे किस तरीके से कॉन्टिनेंट का निर्माण होता है, किस तरीके से माउंटेन का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए, वर्टिकल फोर्सेस को भी हम दो भागों में बांट देंगे, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। मतलब अगर वर्टिकल मूवमेंट होगा या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, तो सिंपल डिवीज़न है, बहुत ही आसान डिवीज़न है, ठीक है। ऐसे ही हम हॉरिजेंटल जो होगा उसको हम, हॉरिजेंटल मतलब जो किस तरीके से लग रहा है, जो ऐसे लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है। मतलब या तो ये कंप्रेशन हो सकता है, ठीक है। कंप्रेशन मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई लैंड मास है और इसको हम इस तरफ से फोर्स लगाएं और एक फोर्स इस तरफ से लगाएं, तो होगा क्या? इसमें ये दब जाएगा, ये कंप्रेस होगा। तो हॉरिजेंटल फोर्स एक जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स ऑफ कंप्रेशन, जिससे हमारे क्या बनते हैं? फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं, जो कि मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी ना प्लेट टेक्टोनिक की, तो उसमें मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था कि फोर्स ऑफ कंप्रेशन से जो क्या बनते हैं? फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स क्या है, फॉल्ट माउंटेन्स क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखो, हॉरिजेंटल फोर्स जो है फोर्स ऑफ कंप्रेशन हो गया। अगला है फोर्स ऑफ टेंशन।
अब जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर एक लैंड मास है और इस पे एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो इसको हम कहते हैं टेंशन। टेंशन मतलब होता है खिंचाव करना, खींचना। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑफ टेंशन। तो अभी तक हमने एंडोजेनेटिक को किया था, तो एंडोजेनेटिक हमारे एंडोजेनेटिक के दो टाइप हो गए। एक बार और समझते हैं अच्छे से। तो एंडोजेनेटिक के दो टाइप हुए। एंडोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? ऐसे फोर्स जो पृथ्वी के भीतर से लगते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। एंडोजेनेटिक अंदर से दो तरीके के फोर्स लग सकते हैं, या तो स्लो मूवमेंट होगा या सडन मूवमेंट होगा। सडन मूवमेंट में दो फोर्स आएंगे सिर्फ और सिर्फ। कौन से फोर्स आएंगे? दो। एक तो आएगा वॉल्केनिज्म और एक अर्थक्वेक्स, मतलब ज्वालामुखी और भूकंप, ये होते हैं सडन। अब देखो, स्लो मूवमेंट को हम डायस्ट्रोफिज्म भी कहते हैं। डायस्ट्रोफिज्म का मतलब ही स्लो होता है। ये स्लो जो है दो तरीके से लग सकता है, या तो एक वर्टिकल लगेगा या हॉरिजेंटल लगेगा। ठीक है, या तो ऊपर, वर्टिकल को भी हम दो भागों में बांट देते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ आएगा। हॉरिजेंटल को हम दो भागों में बांटेंगे, फोर्स ऑफ कंप्रेशन एंड फोर्स ऑफ टेंशन। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आ जाते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्सोजेनेटिक की। देखो अभी तक क्या था, ये जो एंडोजेनेटिक होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये निर्माण का कार्य करते हैं। निर्माण का कार्य करते हैं, यानी निर्माण का काम करते हैं एंडोजेनेटिक। ये किसी चीज़ को बनाने का काम करते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट बिल्डिंग का काम, माउंटेन बिल्डिंग का काम ये करते हैं। तो एंडोजेनेटिक का मतलब है ये किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं। एक्सोजेनेटिक बाहर से लग रहा है। जब बाहर से लग रहा है तो ये क्या करेंगे? ये विनाश का कार्य करते हैं। ठीक है, ये विनाशात्मक होते हैं, ये कह सकते हो आप। मतलब जैसे मान लीजिए माउंटेन है, तो माउंटेन्स का क्या हो रहा है? अपर्दन हो रहा है। ठीक है, जब अपर्दन होगा तो क्या होगा? तो अपर्दन यानी आपका इरोजन कैसे होता है? इरोजन आपका होता है हवा से, पानी से, या कोई ह्यूमन फैक्टर है, ठीक है, उससे इरोजन हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि पर्वत को बनाने का काम किसने किया? एंडोजेनेटिक ने। और पर्वत को काटने छांटने का काम किसने किया? वो एक्सोजेनेटिक ने। तो सिंपल सी बात है, एंडोजेनेटिक निर्माण का कार्य करते हैं, एक्सोजेनेटिक उसको काटने छांटने का काम करते हैं, मतलब विनाश का कार्य करते हैं। इतना बात आपको समझनी है। अब देखो, एक्सोजेनेटिक बाहरी फोर्स है तीन तरीके से लग सकता है। एक तो होता है वेदरिंग, दूसरा होता है इरोजन, और तीसरा होता है डिपोजिशन। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? देखो, वेदरिंग का सिंपल सा मतलब समझ लो, हालांकि समझेंगे हम आगे डिटेल में। किसी भी चीज़ को तोड़ करके, किसी भी चीज़ का टूट करके अगर वहीं गिर जाना, ठीक है, टूट, जैसे कोई पेड़ है या कोई मान लीजिए कोई दीवार है, तो दीवार अगर टूटती है तो उसके जितना भी मलबा होता है वो वहीं गिर जाता है, एक ही जगह पे गिर जाता है, इकट्ठा वो वहीं गिर जाता है। ठीक है, वो वहाँ से दूर थोड़ी ना जाता, मतलब गिर करके वहीं, टूट करके वहीं गिर जाना, उसको हम कहते हैं वेदरिंग। इरोजन क्या है? इरोजन का मतलब इसमें शामिल होता है इरोजन का कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल, मतलब कि जैसे मान लीजिए अब हो क्या रहा है, जैसे मान लो कोई दीवार टूटी, दीवार टूट के मलबा वहीं गिर गया। अब होता क्या, मलबा वहाँ थोड़ी ना पड़ा रहेगा। अब क्या करोगे? उस मलबे को आप क्या करोगे? किसी भी चीज़ में भर के ले जाओगे, भर के ले जाओगे ना। तो भर के जब ले जा रहे हो तो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हो, तो वो इरोजन है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे वेदरिंग में जब पहाड़ जब टूटता है, टूटने के कारण कई सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि हवा से टूटा हो, पानी से टूटा हो। जब टूट करके वो नीचे गिर जाता है तो वेदरिंग। अब होता क्या है, जब नीचे गिर जाता है तो उसको कई सारे कारक है, जैसे पानी है, नदियाँ हैं, हवा है, तो अपने साथ बहाकर जब ले जाती हैं तो उसको हम कहते हैं इरोजन। अब फिर क्या होता है, फिर ऐसा थोड़ी ना है कि उसको बहा के जब ले गई हैं तो बहाते हुए लेके जाएंगी, तो उसका डिपोजिशन भी करेंगी, एक जगह पर जा करके उसको इकट्ठा करेंगी, यानी तो उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। तो कहने का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग होती है वेदरिंग से, फिर होता है इरोजन, फिर होता है डिपोजिशन। पहले टूटता है, टूटने के बाद फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो वो हो गया इरोजन। और जब फिर जाके फाइनली एक ही जगह पे इकट्ठा जमा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, मतलब मोटा मोटा आपने समझ लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो वेदरिंग है, वेदरिंग तीन टाइप्स की है, मतलब तीन तरीके से हो सकती है। फिजिकल, या तो कोई फिजिकली, जैसे फिजिकली किससे हो सकता है, ऐसे मान लीजिए हवा बहुत तेज़ चल रही है, या मान के चलिए कि कोई ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे हुई, किसी ने, मान लो बहुत से लोग, अब सरकारें क्या करती हैं, जैसे हमारा उत्तराखंड है या जम्मू कश्मीर है, तो सुरंगें बनाई जाती हैं, तो ये ह्यूमन एक्टिविटी है। फिजिकली अगर हम किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं तो फिजिकली वेदरिंग होगी।
केमिकल केमिकल से भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी चट्टानें ऐसी होती हैं जो किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। तो जब जल के साथ क्रिया करती हैं तो एक एसिड बनता है, उस एसिड से एक सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूशन से क्या होती हैं, वो जो चट्टानें होती हैं वो टूट जाती हैं। तो कहने का मतलब केमिकल वेदरिंग भी होती है। फिर है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या आ जाता है, बायोलॉजिकल में जैसे मान के चलिए पेड़ की जड़ें जब फैलती हैं चट्टानों में तो उनमें दरारें आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेदरिंग होती है 3 तरीके से। अब इरोजन किसके, अब तो इरोजन का मतलब मैंने क्या बताया था कि एक जगह जब मलबा टूट जाता है, ठीक है, अब उसको बहाने का कार्य कौन करेगा, बहाने मतलब उसको फ्लो कराने का कार्य कौन करेगा, तो वो करेगा रनिंग वाटर, चलता हुआ पानी है जो, ठीक है। तो इरोजन में कौन कौन से कारक आ जाएंगे, रनिंग वाटर है, ग्राउंड वाटर से भी इरोजन होता है, ठीक है, ग्लेशियर्स हैं, वेव्स और करंट्स हैं, विंड्स हैं। तो ये सारे जो है कारक हैं इरोजन के। तो इन्हीं के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे आगे वीडियो में। डिपोजिशन आपका भी किसके द्वारा होता है, रनिंग वाटर के द्वारा। फाइनली रनिंग वाटर एक जगह जाके इकट्ठा होगा ना, मलबे को इकट्ठा तो करेगा ही ना। तो ग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर है, बिल्कुल सेम ये चीज़ें डिपोजिशन में भी काम आती हैं। चलिए फिलहाल तो ये हो गया एक तरीके से इंट्रोडक्शन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का। अब हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बात करेंगे कि अभी हमने एंडोजेनेटिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था जियोमॉर्फिक प्रोसेस 2 टाइप के होते हैं। एक तो मैंने बताया था एंडोजेनेटिक और एक मैंने बताए थे आपको एक्सोजेनेटिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं। यहाँ क्या है, देखो ये क्या होते हैं कि इंटरनल फोर्सेस होते हैं, अंदरूनी, अंदर से लगते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू अनड्यूलेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैंने कहा था ना, इससे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, मैंने आपको बताया था। ये जो एंडोजेनेटिक फोर्सेज होते हैं वो निर्माण का कार्य करते हैं, इसीलिए उनको हम फोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये फोर्सेस आते कैसे हैं, मैंने वीडियो बनाया है, लेक्चर नंबर जो हमारा 2 है वो मैंने इसी पे बनाया है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और मैंने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि जो मेंटल है, मेंटल जो है वो उस मैग्मा से बनी हुई है, और मैग्मा जब फ्लो होता है तो उससे कन्वेक्शन करंट फ्लो होती है। कन्वेक्शन करंट फ्लो होती है तो उसी से क्या होता है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो होगा क्या, फोर्सेस लगेंगे, अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स। तो उसी से ही निर्माण होता है किसका, कंस्ट्रक्शन होता है उसी से ही, जैसे माउंटेन्स का निर्माण होता है उससे, ठीक है। और आप कह सकते हो कि कॉन्टिनेंट्स का निर्माण होता है। तो ये हमारे हो जाते हैं फोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। एंडोजेनेटिक फोर्सेज को फोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो बताया था मैंने कि जो फोर्सेज ऑफ जो एंडोजेनेटिक फोर्सेज हैं उनको 2 भागों में बांट लेंगे, स्लो मूवमेंट, सडन मूवमेंट, ठीक है। तो हम स्लो मूवमेंट की सबसे पहले बात करेंगे। तो स्लो मूवमेंट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एपिरोजेनिक और ओरोग्राफिक। तो यहाँ पे लिख रहा है एपिरोजेनिक और ओरोजेनिक, ठीक है। एपिरो का मतलब होता है कॉन्टिनेंट, याद कर लो, और ओरो का मतलब होता है माउंटेन बिल्डिंग, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एपिरोजेनेटिक फोर्सेज। अब देखो एपिरोजेनेटिक फोर्सेज क्या होते हैं, दीज फोर्सेज एक्ट वर्टिकली एंड लीड्स टू अप वार्पिंग एंड डाउन वार्पिंग। अब होता क्या है, देखो एपिरोजेनेटिक फोर्सेज को मैंने क्या बताया था कि ये कॉन्टिनेंट का निर्माण करते हैं। और कॉन्टिनेंट का निर्माण, अब ये जो फोर्सेज होते हैं वो 2 तरीके से लगते हैं। तो यहाँ मैंने बताया था 2 तरीके से लगते हैं, या तो अपवर्ड लगेंगे या डाउनवर्ड लगेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि लीड्स टू अप वार्पिंग एंड डाउन वार्पिंग, मतलब या तो ये ऊपर की तरफ लगेंगे या फिर नीचे की तरफ लगेंगे, ठीक है। अब देखो दे आर एक्सट्रीमली स्लो फोर्सेज, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, ये कई लाखों वर्ष, कई हज़ारों वर्ष लग जाते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट का निर्माण होने में, क्योंकि बहुत स्लोली वर्क करते हैं। अब एकदम से फोर्स लगेंगे तो भाई फिर तो भूकंप बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ जाएगा और पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी, इसलिए बहुत स्लो वर्क करते हैं। हमें पता नहीं पड़ता, पता पड़ता भी है तो कभी कभी भूकंप के झटके के रूप में हमें पता पड़ जाता है। द लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय देम आर कॉल्ड प्राइमरी रिलीफ्स। अब प्राइमरी रिलीफ्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे ओशियंस हैं, माउंटेन्स हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स हैं। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, प्राइमरी रिलीफ हो जाते हैं। अब देखो ओरोजेनिक फोर्सेस क्या हैं, ओरोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं वो हमारे माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस कहलाते हैं, ठीक है। तो दे एक्ट हॉरिजेंटली, हमने बताया था ओरोजेनिक जेनेटिक जो होते हैं वो हॉरिजेंटली
वर्क करते हैं हॉरिजेंटली। अब हॉरिजेंटली में भी दो टाइप के होते हैं, कंप्रेशन और टेंशन। ये क्या करते हैं, फोल्डिंग और फॉल्टिंग या वल्केनिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब अब फॉल्टिंग क्या है ये हम बात करेंगे आगे इसी वीडियो में। द लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय दीज फोर्सेज आर कॉल्ड सेकेंडरी रिलीफ। तो माउंटेन्स वगैरह हैं ये क्या हमारे सेकेंडरी रिलीफ होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, अब देखो इतनी बात समझ में आ गई। ओरोजेनेटिक फोर्सेज मतलब जिनसे क्या होता है, माउंटेन का निर्माण होता है। एपिरोजेनेटिक का मतलब जिनसे कॉन्टिनेंट का निर्माण होता है। अब देखिए एक्सोजेनेटिक फोर्सेज क्या होते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्सेज क्या करते हैं, डिग्रेड का काम करते हैं। डिग्रेड मतलब जो एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म होगा उसको डिग्रेड का काम करेंगे, मतलब उसको गिराने का काम करेंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना। इसीलिए ये जो फोर्सेस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, फोर्सेस ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गिराने का काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। तो जो एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेस होते हैं वो 3 तरीके से लग सकते हैं, या तो वेदरिंग से, या फिर मास वेस्टिंग से, या फिर इरोजन एंड डिकम्पोजिशन। हमने इरोजन डिकम्पोजिशन को इसलिए साथ ले लिया है क्योंकि इरोजन की जो लास्ट स्टेज होती है वो हमारी डिकम्पोजिशन हो जाती है, सॉरी डिपोजिशन हो जाती है। डिकम्पोजिशन नहीं है, डिपोजिशन है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम देखते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, या तो डायास्ट्रोफिज्म या सडन फोर्सेस कहते हैं, जो या तो स्लो होते हैं या सडन होते हैं, ठीक है। अब देखो डायास्ट्रोफिज्म क्या है, स्लो मूवमेंट क्या है। डायास्ट्रोफिज्म जो है एक टर्म है जिसको हम स्लो बेंडिंग, जिसे हम स्लो बेंडिंग, फोल्डिंग और वार्पिंग या फ्रैक्चरिंग के तौर पर भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो वार्पिंग क्या है। वार्पिंग का मतलब होता है किसी भी कोई भी शेप है, जैसे मान लो ये कोई शेप है और इस शेप को मैं अगर वार्प करूँगा तो इस तरीके से आ जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी ये, ठीक है। ट्विस्टिंग आउट ऑफ शेप मेक एबनॉर्मल डिस्टॉर्ट, इसको हम वार्प कहते हैं। ओरोजेनिक फोर्सेस प्रोसेस क्या है, जो माउंटेन बिल्डिंग का काम करते हैं उन्हें ओरोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। एपिरोजेनेटिक का मतलब क्या है, अपलिफ्टमेंट और वार्पिंग ऑफ लार्ज पार्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो ये संबंधित होते हैं कॉन्टिनेंट से, और ओरोजेनी संबंधित होती है माउंटेन से। जहाँ पे भी आपको ओरोजेनी वर्ड दिखे तो माउंटेन से रिलेटेड होगा, और जो एपिरोजेनेटिक वर्ड दिखे वो आपका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पे देखिए जो ओरोजेनी, तो भाई बार बार वही चीज़ आ रही है, तो इसके बारे में मैं समझ रहा हूँ कि आपको पहले से पता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ तो दे रखी है यहाँ पे, एपिरोजेनेटिक और कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग मूवमेंट, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो एपिरोजेनेटिक और कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग मूवमेंट एक्ट अलोंग द रेडियस ऑफ द अर्थ, देयरफॉर दे कॉल्ड रेडियल मूवमेंट। क्योंकि ये सारे जो फोर्सेज होते हैं वो जैसे मान लो ये अर्थ है तो अर्थ के रेडियस के अलोंग वर्क करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसी में आपका जो हमारे एपिरोजेनेटिव फोर्सेस में एक होता है अपलिफ्ट और एक होता है डाउनलिफ्ट। तो अपलिफ्ट में क्या क्या आ जाता है, तो अपलिफ्ट में आ जाएगा जो हमारे रेज्ड बीचेस हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेज्ड बीचेस मतलब इस तरीके से, इमेज में आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो ये जो इमेज है यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा ओशियन है, तो यहाँ पर रेज्ड बीच है। तो यहाँ का जो एरिया है वो ऊपर की तरफ उठ गया है। तो ऊपर की तरफ क्यों उठ गया है, ये तो एरिया दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ उठ गया है। तो ये ऊपर की तरफ इसलिए उठ गया है क्योंकि यहाँ पे जो है अपलिफ्टमेंट हुआ है ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेज ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इतनी सी बात आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब देखिए अगला है हमारा सब्सिडेंस। सब्सिडेंस मतलब किसी चीज़ का धंस जाना, मतलब डाउन वार्पिंग जिसे हम कहते हैं। जैसे हमारे सबमर्ज फॉरेस्ट हैं, वैलीज़ हैं, जैसे बिल्डिंग्स भी कभी कभी धंस जाती हैं, आप देखते होगे, तो उसे हम सब्सिडेंस कहते हैं। सब्सिडेंस का जैसे अंडमान निकोबार का आप देखते हो पार्ट जो है अराकान कोस्ट से अलग हो गया है। जैसे हमारा म्यांमार का जो हिस्सा है ना अराकान योमा, तो यहाँ पे देखते हो कि जैसे ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये वाला, तो यहाँ पर आप देखते हो ये वाला जो हिस्सा है इधर वाला ये म्यांमार का हिस्सा है, और यहीं से यहाँ पे क्या हमारा समुद्र है, तो यहाँ पर आपको दिखेंगे अंडमान निकोबार वाले हिस्से। तो ये जो बीच वाला हिस्सा क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि ये सबमर्ज हो गया, ये पानी में डूब गया है। तो इसका मतलब यह है कि जो मूवमेंट हमारा अपवर्ड भी हो रहा है, डाउनवर्ड भी हो रहा है।
तो अंडमान निकोबार हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द अराकान कोस्ट, ठीक है। तो क्योंकि वो डूब गया, आप अगर मैप में देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे देखोगे ईस्ट साइड ऑफ बॉम्बे आइलैंड, ये भी क्या हो गई है, सबमर्ज्ड हो गई है। गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट इज वेरी शैलो हैज़ बीन सबमर्ज्ड इन जियोलॉजिकली। तो आप नीचे देखते हो कि श्रीलंका के पास में जो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट है, ये भी क्या है, सबमर्ज्ड हो गई है। तो ये एग्जाम्पल है सबमर्ज्ड का, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओरोजेनेटिक फोर्सेज और माउंटेन फॉर्मिंग जो मूवमेंट होते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें या तो ये कंप्रेस करेंगे किसी भी चीज़ को, और या फिर ये एक दूसरे से दूर हटेंगे, एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे को दबा रहे हैं अगर ये, तो उसको हम कहेंगे कंप्रेस। क्या कह देते हैं, कंप्रेस कह देते हैं। और एक दूसरे को अगर खींच रहे हैं तो उसको हम कहते हैं टेंशन। और कंप्रेशन में से क्या होता है, कंप्रेशन से होता है आपका, कंप्रेशन से क्या होता है, फोल्ड्स बनते हैं। फोल्ड्स कैसे बनेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो फोल्ड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपल समझा दूंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान के चलिए एक ये प्लेट इस तरफ ये आ रही है और एक इस तरफ जा रही है। मान लीजिए बीच में बहुत सारा अवसाद भरा हुआ है। अवसाद मतलब यहाँ पानी था और नदियाँ बहा करके कई सारे अवसाद मिट्टी वगैरह ले करके आती हैं, और जो भी चीज़ें होती हैं वो इसी में आ करके भरती रहती हैं, ठीक है। मान लीजिए ये, और ये हमारे दो प्लेटें हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारी है यूरेशियन प्लेट और ये हमारी है इंडियन प्लेट। तो होगा क्या, अब इसमें अवसाद भरा हुआ है। अवसाद जब भरा हुआ है, जब ये दोनों प्लेटें पास पास आएंगी तो होगा क्या, ये अवसाद जो होगा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ऊपर की तरफ उठ जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो अवसाद भरा हुआ था वो इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पे एक फोल्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या निर्माण क्या होगा, फोल्ड माउंटेन का निर्माण होगा। फोल्ड माउंटेन का निर्माण होगा यहाँ पर, ठीक है। अब फोल्ड माउंटेन जैसे हमारा हिमालय है और आल्प्स है, ठीक है, ये सारे हमारे फोल्ड माउंटेन्स है। तो ये क्या है कि कंप्रेशन से बने हैं, ठीक है। तो ये इसे हम कहते हैं फोल्ड। ओरोजेनिक का मतलब ये होता है माउंटेन फॉर्मिंग, ठीक है। अब कुछ होते हैं टेंशन से बनते हैं, जिन्हें हम फॉल्ट कहते हैं। इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। तो सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं कि फोल्ड और फॉल्ट क्या होते हैं साथ ही साथ। तो चलिए यहाँ देखते हैं, पार्ट्स ऑफ ए फोल्ड। अप थ्रोन पार्ट ऑफ ए फोल्ड इज कॉल्ड एंटीक्लाइन, डाउन थ्रोन पार्ट ऑफ ए फोल्ड इज कॉल्ड सिंक्लाइन। अब देखो फोल्ड मैंने क्या बताया था, फोल्ड जैसे ये देखिए यहाँ पे, ये हमारा एक तरीके से कह सकते हो फोल्ड बना हुआ है। यहाँ से प्रेशर लगाता और यहाँ से प्रेशर लगाता, तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड बन गया है। अब यहाँ पर आप देखो कि जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ऊपर उठा हुआ, ये वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं एंटीक्लाइन। क्या कहते हैं, एंटीक्लाइन कहते हैं। ऊपर उठा हुआ पार्ट, जैसे ये मान लीजिए इस तरीके से है, तो जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होगा उसे हम कहेंगे एंटीक्लाइन, और नीचे धंसा हुआ पार्ट होगा उसे हम कहेंगे सिंक्लाइन, ठीक है। तो एंटीक्लाइन, नीचे धंसा हुआ पार्ट है सिंक्लाइन, इतना समझ लीजिए इसमें। तो अप थ्रोन पार्ट ऑफ ए फोल्ड इज कॉल्ड एंटीक्लाइन, ऊपर उठा हुआ पार्ट, और डाउन थ्रोन पार्ट ऑफ ए फोल्ड इज कॉल्ड सिंक्लाइन। द साइड ऑफ द फोल्ड इज कॉल्ड ए लिम्ब। जो साइड होती है, ये जो साइड है यहाँ पर, इसको हम लिम्ब कहते हैं। ये जो हमारी जा रही है पूरी, ये क्या है, लिम्ब है, ठीक है। द टॉप ऑफ द फोल्ड इज कॉल्ड द क्रेस्ट, इसको हम क्रेस्ट कहते हैं या एंटीक्लाइन भी कह देते हैं। एंड द लोअर पार्ट को हम ट्रफ भी कह देते हैं, ठीक है। द प्लेन विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टू लिम्ब इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ फोल्ड और एक्सियल प्लेन। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप देखो, द प्लेन विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टू लिम्स, और टू लिम्स के बीच में जो एंगल होता है इस तरीके से, इसको हम एक्सिस कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एक्सिस कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते, तो ये सब बेसिक चीज़ें थी फोल्ड्स के बारे में, मैंने समझा दी। ऊपर उठे हुए पार्ट को हम कहते हैं एंटीक्लाइन, नीचे धंसा हुआ पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सिंक्लाइन, सिंपल सी बात। और जो एक्सिस इन दोनों के बीच, दो फोल्ड के बीच में होगी, उसे हम कहेंगे एक्सिस, जो दोनों को बराबर बराबर भागों में काटेगी। अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पे आपको देखिए दो एंटीक्लाइन है, ये वाली देखो, और ये हमारी सिंक्लाइन है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोल्ड क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ फोल्ड के बारे में बात करेंगे। तो देखो फोल्ड बनते कैसे, व्हेन द कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल फ्रॉम बोथ साइड, द एंगल ऑफ द लिम्ब इज सेम ऑन बोथ साइड,
सच ए फोल्ड इज कॉल्ड सिमेट्रिक फोल्ड। अब देखो सिमेट्रिक फोल्ड क्या है, यहाँ समझते हैं इस डायग्राम से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारा एक सिमेट्रिक फोल्ड है। अब इस सिमेट्रिक फोल्ड में जो, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई मलबा है, यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से फोर्स लग रहा है, तो दोनों तरफ से जो फोर्स लगा है, तो दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल लग रहा है। यहाँ से भी मान लो फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, दोनों तरफ से फोर्स बराबर लग रहा है, तो ये क्या होंगे, इस तरीके से उठेंगे, बराबर मात्रा में उठेंगे। और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ये वाला, ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल रहेगा, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल यहाँ पे सेम रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है, इसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल फोल्ड। क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल फोल्ड कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है ये इक्वल बन रहा है, ठीक है। और आप देख रहे हैं बराबर तरीके से, बराबर हाइट तक ये उठ भी रहे हैं, तो इसे सिमेट्रिकल फोल्ड कह देंगे, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन द कंप्रेशन फोर्स इज मोर फ्रॉम वन एंड, वन लिम्ब इज स्टीपर देन द अदर। मतलब अभी कंप्रेशन फोर्स अगर मान के चलिए, जैसे ये है, यहाँ पर हमने फोर्स लगाया, तो ये फोर्स मान ली 10 न्यूटन का है और ये फोर्स 5 न्यूटन का है, तो होगा क्या, एक तरफ ज़्यादा उठ जाएगा, एक तरफ कम उठेगा, तो इसको हम कहेंगे एसिमेट्रिक फोल्ड। तो ये ज़्यादा उठ गया है तो ये कम नीचे गया है, ज़्यादा उठ गया है कम नीचे गया है, तो इस तरीके से ये बनता है हमारा असिमेट्रिकल फोल्ड। इसमें क्या होता है, कंप्रेशन फोर्स एक साइड पे ज़्यादा होता है, एक साइड दूसरी साइड पे कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने दो टाइप पढ़ लिए, एक तो हमने पढ़ लिया सिमेट्रिकल फोल्ड और एक हमने पढ़ लिया असिमेट्रिकल फोल्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे आइसोक्लिनल फोल्ड। सिमिलर टू सिमेट्रिकल फोल्ड बट दीज फोल्ड्स बोथ हैव द सेम एंगल एंड आर पैरेलल टू ईच अदर। अब यहाँ पर देखो, ये है आइसोक्लिनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो एंगल तो इसमें भी सेम था, एंगल तो यहाँ पे भी सेम था, लेकिन ये जो लिम्ब्स थी ये पैरेलल नहीं थी एक दूसरे के। देखो ये वाली जो लिम्ब है ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। देखो इस तरीके से समझाऊँ मैं, ये लिम्ब ऐसे आ रही है और ये ऐसे जा रही है, तो इस पैरेलल नहीं है। यहाँ देखो ये लिम्ब ऐसे आ रही है, ये लिम्ब भी ऐसे आ रही है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये भी देखो पैरेलल है, और एंगल भी क्या है, दोनों के बीच में सेम है। यहाँ पे एंगल क्या है, दोनों के बीच में सेम है। तो कहने का मतलब आइसोक्लाइनल और सिमेट्रिकल में थोड़ा सा अंतर होता है कि आइसोक्लाइनल में जो साइड्स लिम्ब्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, जो कि सिमेट्रिकल में लिम्ब्स पैरेलल नहीं होती, ठीक है। ये हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, अगला है ओवरटर्न्ड फोल्ड। ओवरटर्न्ड फोल्ड मतलब कि एक लिम्ब जो है दूसरे लिम्ब के हॉरिजेंटल हो जाती है, इतना फोर्स लग जाता है, एक मतलब एक साइड का फोर्स इतना ज़्यादा होता है, जैसे मान लीजिए 20 है, ये 5 है, तो एक लिम्ब जो होती है दूसरे लिम्ब के ऊपर चढ़ जाती है, ओवरटर्न्ड हो जाती है, मतलब लगभग हॉरिजेंटली हो जाती है। जैसे ये देखिए, ये है ओवरटर्न्ड फोल्ड। तो यहाँ पर क्या है, ये एक के ऊपर चढ़ गई है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ओवरटर्न्ड फोल्ड, ठीक है। ये बात हो गई। आगे हम देखते हैं, अगला है व्हेन वन साइड ऑफ फोल्ड इज पुश्ड सो मच दैट इट पोजिशन्ड ओवर द अदर। अब देखो ये तो हो गया ओवरटर्न, देखो यहाँ पे है ओवरटर्न, ये क्या है, ऐसे इस तरीके से है, ये है ओवरटर्न, ठीक है। मतलब ये वाली साइड इसके ऊपर लगभग हॉरिजेंटल, लेकिन पूरी तरीके से हॉरिजेंटल नहीं होती है। लेकिन रिकम्बेंट फोल्ड और हमारा ये जो फोल्ड है, रिकम्बेंट फोल्ड जो है, इसमें क्या होता है, देखो रिकम्बेंट फोल्ड में ज़्यादा हॉरिजेंटल हो जाती है, रिकम्बेंट फोल्ड में इस तरीके से हो जाती है, इस तरीके से। ये पूरी इसमें दिखाया नहीं है, मतलब पूरी हॉरिजेंटल हो जाती है। देखो मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ कहीं और। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये जो बनना है हमारा, ये रिकम्बेंट फोल्ड बनना है, ये देखो लगभग हॉरिजेंटली हो जाता है, ठीक है। ओवरटर्न थोड़ा कम होता है, ओवरटर्न इस तरीके से होता है, इस तरीके से, और रिकम्बेंट जो है वो इस तरीके से हो जाता है, बिल्कुल एकदम इसको ऊपर झुक जाता है, तो ये हो जाता है रिकम्बेंट फोल्ड। तो ये हो गया हमारे, हमने यहाँ पर 5 टाइप्स के फोल्ड पढ़ लिए। तो कौन कौन से फोल्ड पढ़ लिए हमने, एक तो पढ़ लिया आपका सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल फोल्ड में क्या होता है, दोनों तरफ से फोर्स बराबर होते हैं। असिमेट्रिकल फोल्ड में क्या होता है, एक तरफ फोर्स ज़्यादा होता है, दूसरी तरफ कम होता है, ठीक है। और ओवरटर्न में क्या होता है, एक तरफ फोर्स बहुत ज़्यादा होगा दूसरी तरफ से, ठीक है। एक होता है रिकम्बेंट फोल्ड। रिकम्बेंट फोल्ड में ये मतलब एक तरफ जो फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जिससे कि ये वाली जो लिम्ब्स होगी वो एक के ऊपर लेटी हुई सी लगेगी आपको, ठीक है।
और आइसोक्लाइनर में क्या होता है, दोनों तरफ से बराबर फोर्स होता है और इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि इसकी लिम्ब्स जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हमने फोर्स पढ़ लिए। तो फोर्स का मतलब यह समझ गए होगा कि किसी भी चीज़ को दोनों तरफ से इतना दबाना कि वो फोल्ड हो जाए। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम कोई भी चीज़ है, जैसे आप मान के चलो, फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहे हैं रियल लाइफ से, वो है आपका सरिया। तो सरिया को अगर आप घुमाते हो, या सरिया जो होती है उसको अगर आप दोनों तरफ से फोर्स लगाओ तो वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। तो बैंड होती है ना, तो इसी तरीके से यही सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है कि जब कोई भी मास है उसको आप दोनों तरफ से कंप्रेस करोगे तो वो उसमें क्या हो जाएगा, फोल्ड आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब हम बात कर लेते हैं फॉल्ट। तो देखिए फॉल्ट क्या होता है। देखो फॉल्ट में क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है और इसमें हमने इस तरफ से फोर्स लगाया एक, और एक फोर्स इस तरफ से लगाया, और ये सरफेस बीच में से अगर टूट जाए तो यानी वो इस किस तरीके से मूव करेगा, वो जो है इसके अलोंग मूव करे। ठीक है, इसके अलोंग मूव करे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने एक फोर्स इस तरफ लगाया, एक फोर्स इस तरफ लगाया, और एक लेटरल जो सरफेस है, प्लेन सरफेस, जो एक प्लेन के अलोंग मूव करे। मतलब इसमें क्या है कि ये यहाँ से ब्रेक हो गई तो एक इस नीचे की तरफ आ गया, एक चला गया ऊपर की तरफ। तो इसे हम कहते हैं फॉल्ट। अब देखो फॉल्ट के टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, यूजुअली इट अकर्स अलोंग द प्लेट बाउंड्रीज वेयर द फोर्सेज ऑफ प्लेट मोशन कंप्रेस और पुल और शियर। तो यहाँ पे या तो कोई कंप्रेस फोर्स लगेगा या टेंसिल फोर्स लगेगा। अभी और आपको समझ में आ जाएगा कि फॉल्ट होता क्या है। तो ए फॉल्ट प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस अलोंग विच ब्रोकन ब्लॉक्स ऑफ द रॉक स्लाइड पास्ट वन अदर। अब जैसे मान लीजिए आप दोनों हथेली पर जब फोर्स लगाते हो तो एक दूसरे के ऊपर सरकती हैं, ऐसे ऐसे ही जो होता है। तो जो आपकी हथेली जो हो गई, जिसके ऊपर दूसरी हथेली सरक रही है, स्लिप हो रही है, उसे हम कहेंगे फॉल्ट प्लेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर ऐसे फोर्स लग रहे हैं तो होता क्या है कि ये इस तरीके से हो जाते हैं। एक चला गया नीचे, एक चला गया ऊपर, एक की मूवमेंट हो गई ऊपर और एक की मूवमेंट हो गई नीचे। तो ये क्या होते हैं, जिस सरफेस के अलोंग ये स्लाइड करते हैं उसे हम कहते हैं फॉल्ट प्लेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है ये से हम कहेंगे फॉल्ट प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पर फॉल्ट प्लेन समझ में आ गया। फॉल्ट डिप क्या है, फॉल्ट डिप इज एन एंगल बिटवीन द फॉल्ट प्लेन एंड हॉरिजेंटल प्लेन। अब फॉल्ट प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन के बीच में जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं फॉल्ट डिप। तो फॉल्ट डिप क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉल्ट डिप क्या होगी। तो फॉल्ट डिप देखो, ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन है ये वाला, और ये आपका है ये वाला जो प्लेन है, इसे हम कहेंगे फॉल्ट प्लेन, और ये है हॉरिजेंटल प्लेन। इसके बीच में जो एंगल होगा उसे हम कहेंगे फॉल्ट डिप। ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी फॉल्ट डिप। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी फॉल्ट डिप हो जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है फॉल्ट स्क्रैप क्या है। तो फॉल्ट स्क्रैप इज द स्टीप वॉल लाइक स्लोप caused by faulting of the crustal rocks. Sometimes the fault scrap is so steep that it resembles a cliff. Fault scrap क्या होता है, एक steep wall like slope होता है caused by faulting of the crustal rock. Sometimes the fault scrap is so steep that it resembles like a cliff. अब यहाँ पर देखो फॉल्ट स्क्रैप मैं आपको बताऊँगा कहाँ है। ये जो है देखो यहाँ पर, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये जो हिस्सा है इसे हम कहेंगे फॉल्ट स्क्रैप। अब यहाँ पे अगर मान के चलिए अगर मैं डायग्राम यहाँ पे बनाऊँ इस तरीके से, मान लीजिए मैं यहाँ पे बना के समझा दे रहा हूँ। इस तरीके से ये होगी प्लेन सरफेस, और यहाँ पर अगर कोई आदमी खड़ा है तो इसको ऐसा लगेगा ये क्लिफ है। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं, इसको हम कह देंगे फॉल्ट स्क्रैप। ठीक है, अब नॉर्मली अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स के बारे में कि फॉल्ट के टाइप्स क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फॉल्ट के बारे में बात करें तो पहला होता है नॉर्मल फॉल्ट। तो इसमें क्या होता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड ए नॉर्मल फॉल्ट। अगर कोई भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्रस्ट का, उसे हम नॉर्मल फॉल्ट कहेंगे। ये ड्यू टू द टेंशनल फोर्सेस के कारण होता है। वेयर द प्लेट डाइवर्स वन ब्लॉक लाइज अबव द अदर, इसे हम कहते हैं हैंगिंग वॉल।
एंड द अदर ब्लॉक इज बिलो द फॉल्ट इज कॉल्ड फुट वॉल। तो यहाँ पे देखो ये आपका है नॉर्मल फॉल्ट, यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। तो देखिए ये है आपका नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है कि इसमें टेंशनल फोर्स लगता है, मतलब खिंचाव वाला फोर्स लगता है, और इसमें क्या होता है कि एक जो ब्लॉक होता है जो स्थिर रहता है उसे हम कहते हैं फुटबॉल ब्लॉक, और जो हैंग होता है मतलब ये मूवमेंट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे हैंगिंग वॉल ब्लॉक। ठीक है, तो ये क्या होता है ये यही क्या करता है, मूवमेंट करता है ऊपर नीचे, तो हैंगिंग वॉल ही मूवमेंट करता है, इसको हम हैंगिंग वॉल ब्लॉक कह देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल फॉल्ट हो गया। आगे हम बात करें, अगला है रिवर्स फॉल्ट। तो देखो इसमें आपके नॉर्मल फॉल्ट के जो एग्जाम्पल हैं वो हम देख लेते हैं। नॉर्मल फॉल्ट का जो एग्जाम्पल है वो है रिफ्ट वैली और ग्रैबिन। रिफ्ट वैली और ग्रैबिन जो होता है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है रिफ्ट वैली, यहाँ पर रिफ्ट वैली बनी हुई है ये। ठीक है, मतलब रिफ्ट वैली एक वैली बनी हुई है, और इसमें क्या होता है, इसमें ये जब एक दूसरे को पुल करते हैं, देखो यहाँ दोनों प्लेट मूव कर रही हैं, तो इसमें होगा क्या, ये वाली प्लेट नीचे की तरफ मूव कर जाती है तो ये धसाव हो जाता है। देखो ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहा, ये भी सेम ऐसे ही रहा। ये वाली जो प्लेट है वो नीचे धस गई, और जो प्लेट नीचे धस जाती है उसी को हम हैंगिंग वॉल कहते हैं, और ये हमारी फुटवॉल होती है। ठीक है, तो इससे क्या बनती है, हमारी रिफ्ट वैली और ग्रैबन बन जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो राइन रिफ्ट वैली जो है फ्लैंक्ड बाय टू ब्लॉक माउंटेन्स नेमली वासजेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट। जो राइन रिफ्ट वैली है वो दो माउंटेन्स के बीच में है, वासजेस और आपके ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि राइन रिफ्ट वैली जर्मनी में है। ठीक है, द रिवर ऑफ नर्मदा इन इंडिया लाइज बिटवीन द विंध्या एंड सतपुड़ा, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है नॉर्मल फॉल्ट का। और आप कह सकते हो कि द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेट रिफ्ट वैली है अफ्रीका की, लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली इन द वर्ल्ड है, जिसकी जो लेंथ है वो 6400 किलोमीटर फ्रॉम मोजाम्बिक टू द साउथ ऑफ द सीरिया इन नॉर्थ। ठीक है, तो इसी ध्यान रखना है कि इसकी जो कह सकते हो लंबाई है वो 6400 किलोमीटर है। कहाँ से, मोजाम्बिक से लेकर के इथियोपिया वाले रीजन तक जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है हमारा, अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। अब हम बात करेंगे होस्ट क्या होता है, होस्ट और ग्रैबिन। अब देखो जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेंशन मतलब टेक्टोनिक फोर्स लगा या टेंशनल फोर्स लगा। जब टेंशनल फोर्स लगा तो ऊपर वाला भाग जो उठा हुआ रहता है उसे हम होस्ट कहते हैं, नीचे धसा हुआ भाग होता है उसे हम ग्रैबिन कहते हैं। सिंपल सी बात ही ध्यान रख लो। ठीक है, रिवर्स फॉल्ट क्या है, तो ए रिवर्स फॉल्ट इज ए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्रस्ट। इट इज़ फाउंड वेयर टू फ्रैक्चर्ड ब्लॉक मूव टुवर्ड्स ईच अदर। अब ये क्या कर रहे हैं कि अगर हम इसको कंप्रेशन फोर्स लगाएं तब आपका बनता है फॉल्ट। टेंशन से आपका क्या बनेगा, आपका क्या बन जाएगा, नॉर्मल फॉल्ट बन जाएगा। कंप्रेशन से आपका क्या बन जाएगा, आपका रिवर्स फॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे ब्लॉक मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, इट इज़ कॉज्ड बाय कंप्रेशन फोर्स। देखो है नहीं, यहाँ पर आप कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज वन साइड्स ऑफ द फॉल्ट लाइज एट एन एंगल अबव द अदर। तो ये आपका हो गया रिवर्स फॉल्ट। तो रिवर्स फॉल्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये आपका रिवर्स फॉल्ट है। रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है रिवर्स फॉल्ट में आप देखो कि यहाँ पर फोर्स ऑफ कंप्रेशन लग रहा है, तो फोर्स ऑफ कंप्रेशन लग रहा है, तो इसमें होगा क्या, अब ये जो फोर्स ऑफ कंप्रेशन लगेगा तो ये वाला जो वॉल है फुटबॉल, ये तो एक स्थिर रहता है, ये तो स्टैटिक रहता है, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, तो इसे हम कहेंगे हैंगिंग वॉल। तो जो मूव करता है उसे हम हैंगिंग वॉल करते हैं, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें देखो, इसमें आप देख रहे थे, इसमें क्या है, ये नीचे की तरफ होती है हैंगिंग वॉल। हैंगिंग वॉल किस तरफ है, नीचे की तरफ है, और इसमें हैंगिंग वॉल ऊपर की तरफ है रिवर्स फॉल्ट में। तो ये नॉर्मल फॉल्ट का रिवर्स होता है, इसलिए इसको हम रिवर्स फॉल्ट कह देते हैं। लेकिन ये डायग्राम जो है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ें तो अगला फॉल्ट आ जाता है आपका ट्रांसफॉर्म फॉल्ट या शियर फॉल्ट या स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट भी कहते हैं इसको। तो ये क्या होता है, जब दो रॉक, यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको मैंने कल पढ़ाया था, एक तो होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है, एक होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री, एक होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है कि जो फोर्स लगते हैं वो क्या होते हैं, वो कैसे लगते हैं, एक दूसरे के पैरेलल लगते हैं।
ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल लगते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है तो एक फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें इसमें देखो किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं होता है। रॉक्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फॉल्ट स्लिप पास्ट ईच अदर साइडवेज विद लिटिल अप और डाउन मोशन। इट इज़ मोस्टली अकर्स इन द ओशन बेसिन एंड कनेक्ट्स ऑफसेट इन द मिड ओशनिक रीज। तो ये आपका बहुत कम पाया जाता है, आपका क्या, शियर फॉल्ट या ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। तो 3 टाइप के हमने फॉल्ट यहाँ पे आपको बता दिए। तो फॉल्ट एंड फोल्ड मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट आपके 2 टाइप के होते हैं, एक तो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, दूसरा अर्थक्वेक होता है। तो वॉल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो फिलहाल इसमें बस नाम याद कर लीजिए आप। अब अगले जो फोर्सेज हैं वो आपके हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेज या डेनुडेशन एंड वेदरिंग। तो ये जो टॉपिक है एक्सोजेनेटिक फोर्सेज वाला, ये अलग से वीडियो में आएगा। इसके अलावा अर्थक्वेक का एक अलग वीडियो बनेगा, इसके अलावा वॉल्केनो का अलग वीडियो बनेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में फाइनली हमने क्या पढ़ लिया, इस वीडियो में हमने पढ़ा कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो टॉपिक जो पहला जो प्रोसेस जो होता है उसे हम कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेज, और दूसरे होते हैं एक्सोजेनेटिक। ठीक है, एंडोजेनेटिक प्रोसेस, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस को हमने 2 टाइप में बांटा था, जिसको हम कहते हैं स्लो मूवमेंट या डायस्ट्रोफिक। अब स्लो मूवमेंट को हमने 2 टाइप में बांट दिया था, एपिरोजेनेटिक, ओरोजेनेटिक। ठीक है, और जो सडन मूवमेंट 2 टाइप के थे, अर्थक्वेक और वॉल्केनो। और जो एपिरोजेनेटिक था उसको हमने 2 टाइप में बांटा था, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। और जो ओरोजेनेटिक था उसको 2 टाइप में बांटा था, कंप्रेशन और टेंशन। तो इन सभी चीज़ों में ही जो हमारा कंप्रेशन वाला पार्ट था वो उसमें हमारा फोल्ड आया था, टेंशन वाले में फॉल्ट आया था। तो ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो हमने कुल मिलाकर के इस वीडियो में एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो थे उनके बारे में बात कर लिया। अब अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा एक्सोजेनेटिक फोर्सेस वाला होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।